हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं विरद एक बार फिर से आपके समक्ष हाजिर हूं आपके अपने चहेते कार्यक्रम भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में। आज क्लास 21वीं है, लेकिन अध्याय बदल गया है, अध्याय 15 है। पिछले क्लास में मैंने आपको अध्याय 14 के बारे में और उसके भाग 2 के बारे में समझाया था, लेकिन आज हम उसी के आगे चलेंगे और आज के इस अध्याय का नाम है असहयोग आंदोलन। समय है 1920 से 1922। इसको भी हम 2 खंड में पढ़ेंगे। पहले खंड में हम असहयोग आंदोलन की शुरुआत के बारे में पढ़ेंगे और दूसरे खंड में असहयोग आंदोलन के अंत के बारे में डिस्कशन कर रहे होंगे। तो सबसे पहले आज के इस टॉपिक में हमको ये समझना है कि आखिर ये 1920 में असहयोग आंदोलन कैसे शुरू हुआ, उस आंदोलन के शुरू होने की परिस्थितियां क्या थीं, उसके पूर्व का क्या इतिहास है, आपने कल तक पढ़ा है। मैंने आपको बताया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, यहां तक मैंने आपको पिछली क्लास में बताया। उसके बाद असहयोग आंदोलन के जन्म लेने की कहानी, हिंदू मुस्लिम एकता, गांधी जी के इसमें गांधी जी का क्या रोल है, दूसरे जो सहयोगी हैं जो गांधी जी के इस असहयोग आंदोलन में सहयोग करेंगे और उसका सरकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सरकार पर जो प्रभाव पड़ेगा उस पर सरकार क्या प्रतिक्रिया देगी, इन तमाम सारे पहलुओं को आज हम आज के इस एपिसोड में समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं आज के सत्र की, और शुरुआत करते हैं वर्ष 1920 से, ईयर 1920। देखिए, वर्ष 1920, इसको समझने से पहले यहां पर एक लाइन लिखी हुई है कि वर्ष 1920 निराशा और क्षोभ का वर्ष था, यानी कि एक डिप्रेस कर देने वाला ये ईयर है। लोग जो है निराश हैं बहुत ज्यादा, लेकिन आखिर किससे हैं और क्यों हैं, इसको अगर समझने का प्रयास करें तो इसको जांचने के लिए आप समझिए 1915 में आप देखते हैं कि गांधी जी जो है वो भारत आए, गांधी भारत आगमन हुआ इनका, भारत आगमन। गांधी जी के भारत आगमन के साथ साथ गांधी जी ने प्रारंभिक तौर पर कुछ आंदोलन चलाए, जिसमें आपने कल चंपारण आंदोलन पढ़ा, इसके बाद अहमदाबाद मिल आंदोलन पढ़ा, ठीक है, और फिर इसके बाद आपने खेड़ा आंदोलन पढ़ा। देखिए ध्यान से पढ़िएगा, आपस में आप लोग बातचीत बहुत करते हैं। जब मैं ये सेशन चल रहा होता है तो मैं देखता हूं कि कौन स्टूडेंट कैसे पढ़ रहा है, तो मैं देखता हूं आप लोग आपस में बहुत सारी चर्चा कर रहे होते हैं जो क्लास से इतर होती है। मैं अपने अभी जितने भी सीरियस एस्पिरेंट इस चैनल को देख रहे हैं, इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करना चाहूँगा कि देखो, ये आपसी जो चर्चा है ये बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलती है और इसके दुष्परिणाम ही सामने आते हैं। अभी सुनने में हो सकता है आपको ख़राब लग रहा हो, ये सुन करके बहुत सारे लोग प्रोग्राम छोड़ के चले जाएंगे, व्यूअरशिप थोड़ी गिर जाएगी। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इससे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके जीवन पर इस पर बहुत असर पड़ेगा। तो मैं अभी सभी अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर इस समय इस सेशन को देख रहे हैं, आप मान के चलिए कि मैं भी आप लोगों की सारी जो चैट हो रही है उसको देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, बट अगर वो रिलेवेंट हैं इस टॉपिक से, देन इट इज सो फॉर सो गुड। ये आपके लिए भी बहुत अच्छा होगा, मेरे लिए भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यूट्यूब इस चीज़ का सपोर्ट करता है। लेकिन अगर आप अनर्गल बातें करेंगे तो फिर उसमें आपका तो नुकसान है ही, थोड़ा बहुत मेरा भी है, पर कोई बात नहीं, मेरे नुकसान से क्या होगा, चैनल तो हमारा चलेगा, हम बात करेंगे, हम पढ़ाएंगे, लेकिन आपका भविष्य खराब होगा। तो मैं नहीं चाहता कि आपका भविष्य खराब हो, इसलिए ध्यान दे करके यहाँ पर सुनिए, समझिए और पढ़िए। तो गांधी जी भारत आए हैं, उन्होंने आरंभिक क्षेत्रीय आंदोलन चलाए हैं और उस आंदोलन में उनको पूर्ण सफलता मिली भी है। तो क्या ब्रिटिशर्स इस चीज को ध्यान में नहीं रख रहे हैं? क्या अंग्रेजों को यह दिखाई नहीं देगा? बिल्कुल दिखाई देगा। एक चीज यह है। दूसरी चीज, बड़ी घटना के तौर पर आप 1914 से लेकर के 1914 से लेकर के 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध की घटना देखते हैं। इसी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आप भारत में तमाम सारे आंदोलन देखेंगे और इन आंदोलनों में खास तौर से आपको जो जिसको हम लोग होम रूल लीग बोल रहे हैं, होम रूल लीग जिसको कह रहे हैं, वो होम रूल लीग यहां पर आपको प्रमुख तौर से कार्य करते हुए दिखाई देगा। और इस होम रूल लीग के कारण बहुत बड़ी राष्ट्रीय एकता जो है वो जन्म ले रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें आप देखेंगे कि ये 1916 के आसपास की घटना है। 1916 के आसपास में आपने लखनऊ समझौता भी देखा है। ये सब चीजें मैं क्यों रिकॉल करा रहा हूं,
जिससे कि आपको ये समझ में आए कि हमको यहाँ पर लॉस कितना बड़ा हो रहा है। क्योंकि केवल इतना लिख देने से कि 1920 निराशा का एक वर्ष है, तो ये निराशा किस स्तर की होगी, इसको समझने के लिए आप ये सब चीजें अपने दिमाग में जब रखेंगे तो ही आपको ये निराशा का भाव समझ में आएगा। देन अगेन अगर हम चलें तो लखनऊ समझौते की यहाँ पर बात हो जाती है और फिर गांधी जी का इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है। और ये जो 3 आंदोलन हैं आप देखते हैं 1916-17 से लेकर के 1918 के बीच में, 17 से 18 के बीच में ये किए जाते हैं। इसी बीच जो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है, इस प्रथम विश्व युद्ध ने सरकार जो है वो भारतीयों का साथ चाहती है, भारतीयों का क्या चाहती है, साथ चाहती है। इसलिए खुल करके आप देखेंगे कि गांधी जी के जो ये आंदोलन हुए इसका विरोध ब्रिटिश सरकार ने एक तो नहीं किया, थोड़ा बहुत किया लेकिन बहुत खुल करके नहीं किया। दूसरी बात यह है कि मुसलमानों का साथ पाने के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया हुआ है, मुसलमानों से वादा किया है, क्या वादा किया है कि वो जो तुर्की कंट्री है, उस तुर्की पर हम किसी प्रकार का अत्याचार नहीं करेंगे। इस बात का उन्होंने आश्वासन दिया है जिससे कि मुसलमानों का युद्ध में वो साथ प्राप्त कर सकें, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है। अब यह भी है कि इस युद्ध के बाद उन्होंने भारतीयों को आश्वासन दिया है, अन्य भारतीयों को आश्वासन दिया गया है। और यह आश्वासन क्या है, आश्वासन यह है कि युद्ध के पश्चात जो संवैधानिक सुधार की आप मांग कर रहे हैं, निस्संदेह हम संवैधानिक सुधार जो है वो लेकर के आएंगे। संवैधानिक सुधार की जो मांग है उस मांग पर हम विचार करेंगे। ठीक है, ये तो हमको यहां पर देखने को मिल रहा है। ये हमारी तरफ से इस तरीके की चीजें हुई हैं और हम इस कंडीशन में पहुंच चुके हैं अब कि चलो ठीक है, जो हुआ सो पीछे हुआ। अब इन सब चीजों का प्रभाव पड़ रहा है और ब्रिटिशर्स कहीं ना कहीं साथ लेकर के, सहयोग लेकर के आज इतने बड़े विश्व युद्ध में वो शामिल हैं। निस्संदेह कल को वो हमारा साथ देंगे। क्योंकि अभी एक बार और गलती यहां पर हो रही है, वो ये है कि हम ब्रिटिशर्स पर भरोसा कर रहे हैं, पर उस समय तो ये नहीं पता किसी को कि ये गलती हो रही है। तो अब यहां पर देखिए, संवैधानिक सुधार की अपेक्षा है जब 1918 में विश्व युद्ध खत्म होगा। लेकिन 1918 में विश्व युद्ध खत्म होने के बाद भारत को मिला क्या, वही निराशा है। निराशा तब ज्यादा होती है जब हमें उम्मीद ज्यादा होती है। तो यह है उम्मीद, और इस उम्मीद के कारण जो हमें आशा दिख रही है वो क्या है, ये जो चीजें कही गई हैं इसके कारण जो उम्मीद है, जो आशा है वो क्या है कि संवैधानिक सुधार होगा। ठीक है, ये चीज हुआ नहीं, लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि संवैधानिक सुधार के नाम पे रॉलेट एक्ट आया, है ना। रॉलेट एक्ट आता है संवैधानिक सुधार के नाम पे। जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। बड़े स्तर पर जो राजनेता हैं वो गिरफ्तार किए जाते हैं। गांधी जी भी गिरफ्तार हुए थे। ये मिला है इस सहयोग के कारण। इस सहयोग की अपेक्षा में जो हमें चाहिए था उसके बदले हमको ये मिला, निर्मम हत्याकांड मिली। तो ये क्षोभ का और निराशा का विषय है और समय है। एक चीज और है, 1919 में सुधार के नाम पे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लाया गया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है वो एक तरीके से द्वैध शासन लेकर के आना चाहता था, जो कि ये लाया और इस पर्पस में वो सफल भी हुआ और ये काफी हद तक सांप्रदायिक भी हुआ। ठीक है, ये काफी हद तक कैसा हुआ, सांप्रदायिक भी हुआ। तो सांप्रदायिक मुद्दे की अगर हम बात कर रहे हैं, तो भी ये हमें संतुष्ट नहीं कर रहा है। द्वैध शासन के मकसद से भी संतुष्ट नहीं कर रहा है। बस ये है कि विधानसभाओं में सीटों की संख्या बढ़ा दी गई थी, जो कि एक मांग थी, पर जिस आधार पर बढ़ाई गई थी वो मांग नहीं थी। द्वैध शासन में खास तौर से कुछ इस तरीके के प्रोग्राम्स किए गए, कुछ इस तरीके का विषयों का डिवीजन किया गया कि जो प्रमुख विषय हैं एक तरीके से वो महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं, जैसे वित्त का मुद्दा है, रक्षा का मुद्दा है, राजस्व के जितने भी सारे मुद्दे हैं, केंद्रीय विषय के जितने भी मुद्दे हैं, वो सब ब्रिटिशर्स अपने हाथ में रखेंगे खास तौर से। ठीक है, उनको और दूसरे हस्तांतरित कुछ विषय हुआ करते थे जो परिषद है, उस परिषद में जो चयनित लोग हैं, मनोनीत लोग, निर्वाचित जो लोग हैं, उसमें जो मनोनीत लोग हैं,
उनके भारतीय सदस्यों के द्वारा उसको मैनेज किया जा रहा है। जैसे पंचायतों का मुद्दा है, स्थानीय पुलिस का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है। तो ये सब चीजें जो हैं 2 तरीके के शासन के अंतर्गत आती हैं। पर जो मुख्य मुद्दे हैं वो तो भारतीयों के हाथ में नहीं है। जैसे राजस्व और रक्षा की मैंने बात करी, विदेशी मामलों की बात करी, ये सब तो भारतीयों के हाथ में नहीं है, ये तो वायसराय के सीधे हाथ में, वायसराय की कार्यकारिणी के सीधे हाथ में। तो इन सब चीजों से भी जनता क्या है, असंतुष्ट है। तो असंतोष क्यों है 1920 में, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और ये भी आपको समझ में आया होगा कि इसमें मुसलमानों को धोखा मिला। क्यों धोखा मिला? क्योंकि यहां पर वादा किया गया था कि तुर्की के ऊपर हम कोई अत्याचार नहीं करेंगे। रीजन बिहाइंड है कि तुर्की जो जगह है, वहां पर खलीफा का शासन था। लेकिन जो खलीफा हैं, इनको पूरे दुनिया का जो इस्लामिक जगत है वो इन्हें अपना धर्मगुरु मानता था। तो भारतीय जो मुस्लिम हैं वो भी खलीफा को अपना धर्मगुरु मानते थे और इनके खिलाफ किसी अत्याचार को लेकर के आश्वस्त होना चाहते थे कि कोई अत्याचार नहीं होगा, जिसका वादा ब्रिटिशर्स ने किया था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में इस वादे को खूब ब्रेक किया गया और विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद तो और ज्यादा। और यही कारण हुआ कि आगे चलकर के यूरोपियन कंट्रीज ने जो विजेता हुए थे प्रथम विश्व युद्ध में, उन्होंने तुर्की को उसके साथ संधि करके उसके क्षेत्रों का बंटवारा करके आपस में बांट लिया। तो इसका परिणाम यह है कि भारत का जो मुस्लिम अभी तक ब्रिटिशर्स के सहयोग की तरफ बढ़ रहा था, खास तौर से मुस्लिम लीग के अम्ब्रेला के अंतर्गत, वो अब बहुत ज्यादा विक्षुब्ध हो गया है और वो भी ब्रिटिशर्स के अब खिलाफ है। तो बेसिक बात यह है कि हम सब लोग जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ कहीं ना कहीं विभिन्न कारणों से हैं। लेकिन अब आवश्यकता यह है कि हम 1857 जैसी गलती ना करें, क्योंकि उस समय भी हम अंग्रेजों के खिलाफ तो हैं। सभी के अपने अपने उद्देश्य हैं जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ उनको ले जा रहे हैं, लेकिन सब अपनी अपनी लड़ाई अकेले लड़ रहे थे। गांधी जी ने यह सोचा कि अब की बार जो लड़ाई होगी वो एक तरह की होगी, वो एक नेतृत्व में हो, एक दिशा में जाए, एक तरह से संयुग्मित होकर के हो। तो वो चीज यहां पर गांधी जी चाहते थे। इन बिटवीन आप देखेंगे कि जलियांवाला बाग जो हुआ उसके लिए हंटर कमेटी का गठन किया गया, लेकिन हंटर कमेटी को गांधी जी ने पन्ने दर पन्ने सरकारी लीपापोती घोषित किया, क्योंकि उसमें किसी भी तरीके से जो जनरल डायर था उसकी कहीं पर या सरकार की कोई गलती निकाली नहीं गई। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बल्कि उसे काफी जो है सम्मानित किया गया ब्रिटेन में। इसके अलावा लंदन की मॉर्निंग पोस्ट ने उसको 30,000 पाउंड का जो है धनराशि भी प्रदान करी, उसको इनाम दिया। तो इस सब चीजों से साफ जाहिर होता है कि जनरल डायर ने जो किया वह उसके लिए पुरस्कार योग्य था। यानी हजारों लोगों को, ऑफिशियल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग तो तकरीबन 450 लोगों की डेथ हुई थी, लेकिन अगर देखा जाए तो हजारों लोगों को उसने मौत के घाट उतार दिया और उसके बदले उसे लंदन में क्या दिया जा रहा है, पुरस्कार दिया जा रहा है। और हंटर कमेटी का गठन भी भारतीय दबाव में हुआ था, वो भी घटना घटित होने के 6 माह बाद। अप्रैल में घटना घटित होती है और उसके 6 माह बाद हंटर की अध्यक्षता में हंटर कमेटी गठित होती है और इसने इसे बरी कर दिया है। एक तरीके से कोई खास उसके ऊपर आरोप नहीं लगाए गए। तो इन सब चीजों ने भी इस निराशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो जब ये सारी घटनाएं घटित हुई जो आपने यहां से यहां तक देखी, इन समस्त घटनाओं को अगर आप एक क्रम में रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि निराशा और क्षोभ क्यों है 1920 में, और फिर आगे असहयोग आंदोलन क्यों शुरू हो रहा है। ये सारी चीजें जो हुई हैं, इससे पहले ब्रिटिशर्स से हमने सहयोग की अपेक्षा रखी है और ब्रिटिशर्स ने सहयोग का वादा किया है कि जब विश्व युद्ध खत्म होगा तो हम सहयोग करेंगे। तो अब नहीं हो रहा है सहयोग। इसी बीच क्योंकि ये मुद्दा तेजी से आगे बढ़ा और एक पूरा का पूरा संप्रदाय जो धीरे धीरे भारत से एक अलग दृष्टिकोण लेकर के मुस्लिम लीग के झंडे के तले चल रहा था, उसको एक करने का मौका जो है वो गांधी जी को मिला। हालांकि 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साथ हो रहे थे, लेकिन उस तरह से नहीं जितना एक होना चाहिए था। जितना एक होना चाहिए था वो मौका अब यहां पर गांधी जी को दिखाई दे रहा है। इसलिए तुरंत गांधी जी ने खिलाफत कमेटी जो है, खिलाफत कमेटी वही खलीफा जो हैं उनके अधिकार जो हैं, उनकी जो इज्जत है, उसके खिलाफ जो काम ब्रिटिशर्स ने किया है उसके खिलाफ आंदोलन करने के लिए और अपनी बातचीत रखने के लिए कमेटी थी। उस कमेटी को गांधी जी ने सलाह दी कि अब अनुनय विनय का मार्ग छोड़ करके आपको सरकार से असहयोग करना चाहिए, सरकार से
असहयोग करना चाहिए, ये बात उन्होंने कही। और गांधी जी की ये बात कांग्रेस, माफ कीजिएगा, जो खिलाफत कमेटी है, ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी जो है, उसने गांधी जी की ये सलाह जो है वो मानी। और इसका परिणाम यह हुआ कि 9 जून 1920 को शांतिपूर्वक सत्याग्रह जो है वो खिलाफत आंदोलन के रूप में प्रारंभ हो गया। अब ये सारी जो चीजें हुई, इसमें कहीं ना कहीं जो यहां पर सारी चीजें हो रही हैं, 9 जून 1920 को ये तमाम सारी चीजें हुई, गांधी जी जो है वो खिलाफत के अब साथ में हैं। खास तौर से जो आंदोलन यहां पर शुरू हो रहा है उसमें अली बंधुओं का नाम है, अली बंधु, ठीक है, मोहम्मद अली, शौकत अली, ये नाम है उनके। इन अली ब्रदर्स के काफी निकट हुए गांधी जी, इससे हिंदू मुस्लिम एकता को भी काफी ज्यादा बल मिला, प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा बल मिला। जो काम पहले होना चाहिए था, जो काम करने का प्रयास कांग्रेस ने उस समय किया था, लेकिन वहां समझौतावादी रुख हो गया था, अब यहां समझौतावादी रुख नहीं है, यहां सहयोगवादी रुख आपको देखने को मिल रहा है, और ये ज्यादा पावरफुल होता है, ये ज्यादा जोड़ करके रखता है। तो गांधी जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि हिंदू मुस्लिम एकता जो है यहां से एक हो सकती है, और हिंदुओं से भी कहा कि अब मुसलमानों के इस आंदोलन में भी हमें साथ देना चाहिए, क्योंकि ये मुस्लिम आंदोलन की बात नहीं है, बात यह सरकार के द्वारा अपने कहे गए वचन से मुखर जाने की। कभी वो मुस्लिम्स के खिलाफ मुखर जाते हैं, कभी कांग्रेस के खिलाफ, कभी जो संवैधानिक सुधार की मांग करने वाले आंदोलनकारी हैं उनके खिलाफ ये अंग्रेज मुखर जाते हैं। तो मुद्दा ये है कि ब्रिटिशर्स अपनी बात से मुखर जाते हैं, अपनी बात से अलग हो जाते हैं, इसलिए हमें उनके खिलाफ जो है क्या करना पड़ेगा, आवाज उठानी पड़ेगी। सिंपल सी बात ये। फिर मई आते आते तक 1920 में कांग्रेस ने भी इस तरीके के कदम उठाने शुरू किए। कांग्रेस की जो कांग्रेस के लोग जो हैं उन्होंने यहाँ पर सभाएं करनी शुरू करी, सभाओं में डिसीजन लिया जाना शुरू किया, क्योंकि कांग्रेस जो है वो क्या कर रही है, कांग्रेस जो है वो संवैधानिक तरीके से क्या चाहती है, स्वशासन की मांग कर रही है, स्वशासन की मांग कर रही है और संवैधानिक सुधार की मांग कर रही है, संवैधानिक तरीके से, नीतिगत तरीके से। अब उसे यह महसूस हो गया है कि अब यह तरीका हमें बदलना होगा। रही बात देश की जनता की, तो देश की जनता भी ब्रिटिशर्स से बहुत ज्यादा परेशान है और ब्रिटिशर्स की नीतियों से बहुत ज्यादा परेशान है। खासकर 1914 से 18 के बीच में जो प्रथम विश्व युद्ध होता है, उस प्रथम विश्व युद्ध की वजह से आपको बहुत बड़ी परेशानी आर्थिक रूप से उठानी पड़ती है। महंगाई की दर बढ़ जाती है, मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, सामान बहुत महंगे हो जाते हैं, जीवन जीने के संसाधन लेने की जो प्राइजेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, आम जनता और ज्यादा गरीब हो जा रही है। गरीबी इस स्तर तक पहुंचती है कि लोग भूखमरी तक पहुंच गए हैं, लोग मर रहे हैं, मरने से रोग फैल रहे हैं, प्लेग जैसी बीमारियां हो रही हैं और लोगों की जान चली जा रही है, मरते चले जा रहे हैं लोग, और ये सब इसी समय में हो रहा है। तो जनता के मन में भी आक्रोश है, कांग्रेस का भी आक्रोश है, गांधी जी को भी आक्रोश है, और मुस्लिम संप्रदाय को भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ यहां पर आक्रोश होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इन सब का परिणाम यह होगा कि अंततः चल करके ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक तरह से एक सुर में पूरा देश लड़ने के लिए तैयार होगा। इसी बीच 1 अगस्त 1920 की बात है। 1 अगस्त 1920 को ये वो दिन है जिस दिन तिलक जी का निधन हो गया। तिलक जी का जिस दिन निधन हुआ तो उनकी जो शोक सभा हुई, तो एक तो शोक सभा हुई और उसी शोक सभा से यह आंदोलन शुरू हुआ। इसके पीछे प्रमुख बात यह है कि इस तरीके के आंदोलन चलाने के पीछे गांधी जी को तिलक जो है वो मोटिवेट हमेशा करते रहते थे, और इसीलिए उनकी बातों को समझते हुए उन्होंने ये सही दिन चुना और इस दिन उन्होंने अपनी तरफ से, गांधी जी ने अपनी तरफ से आंदोलन की शुरुआत कर दी, दैट इज 1 अगस्त 1920। अब जिस समय उन्होंने ये आंदोलन की घोषणा करी, उससे कुछ समय पहले 22 जून को ही उन्होंने वायसराय को एक नोटिस दिया था। और नोटिस में क्या है? नोटिस में यही है, कुशासन करने वाले शासक को सहयोग देने से इनकार करने का अधिकार हर आदमी को है। उन्होंने लिख करके ये वायसराय को दिया कि अगर शासन से हम उम्मीद लगा रहे हैं तो शासन हमारे लिए ही तो है, और अगर शासन हमारे लिए काम नहीं कर रही है, हम उसके लिए सहयोग कर रहे हैं, तो ऐसे शासन का असहयोग करने का पूरा अधिकार हमारे पास में है। और इसी चीज को अब यहां पर असहयोग आंदोलन, इसीलिए इस आंदोलन का नाम क्या हुआ? असहयोग हुआ।
असहयोग आंदोलन। ठीक है, इसका नाम इसीलिए असहयोग हुआ। तिलक का निधन हो चुका था, मैंने आपको बताया। अब ये जो आंदोलन शुरू हुआ है गांधी जी के नेतृत्व में, इसको कांग्रेस की मंजूरी मिलनी थी। मतलब गांधी जी ने तो 1 अगस्त को यह आंदोलन शुरू कर दिया। एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त से होनी शुरू हुई है, लेकिन एक राष्ट्रव्यापी जो संस्था है जो इन सब चीजों के तहत कार्य करती है, अगर उसका सहयोग होगा, अगर वो अपनी एक सही दिशा से चीजों को लेकर के चलेगी तो उसके दूरगामी परिणाम होंगे। कांग्रेस ने अपनी मंजूरी किस प्रकार से दी है कि सितंबर में जो है कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। देखिए यहां पर भी कांग्रेस के अधिवेशनों की बात मैंने आपको करी थी कि कांग्रेस ने मई 1920 में जो है अधिवेशन करने शुरू किए, सभाएं बुलानी शुरू करी, और सितंबर में आगे चल करके यहां पर आप देख सकते हैं कि सिकंदर में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ये जो आंदोलन है, आंदोलन जो है, इस आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया, और इस प्रस्ताव के अनुसार जो असहयोग आंदोलन कांग्रेस की तरफ से चलना था, कांग्रेस को जो समर्थन देना था इस असहयोग आंदोलन का, उसमें सीआर दास जो हैं वो अपना सहयोग नहीं देते हैं। बहुत सारे दूसरे पार्टी के नेतृत्वकर्ता भी हैं जो गांधी जी के इस असहयोग आंदोलन की जो परिपाटी है उस परिपाटी में विश्वास नहीं कर रहे हैं या फिर उससे इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं, और सबके अपने अपने कारण है। इसके लिए गांधी जी को कोई विशेष दोष नहीं दिया जा रहा, पर उसके कुछ कारण है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सीआर दास जी विरोध क्यों कर रहे थे, उसका रीजन ये है कि नवंबर के आसपास आप देख रहे हैं विधान परिषदों का चुनाव होना था। लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभाओं का जो है वो क्या होना था, चुनाव होना था, इलेक्शंस होने थे। तो चुनाव में एक प्रकार से संवैधानिक जो तरीका है, उस संवैधानिक तरीके से वहां पर नियुक्त होकर के मैक्सिमम लोग पहुंच करके, उनका यह प्रस्ताव था कि मैक्सिमम लोग यहां पर पहुंचेंगे, सरकार के जो कानून बन रहे हैं उस पर रोक वहां से लगाएंगे, और यह भी असहयोग तरीका है। लेकिन दिक्कत यह है कि जो लेजिस्लेचर यहां पर है, जो विधानमंडल यहां पर है, यह विधानमंडल कैसा है, यह विधानमंडल जो है, यह विधानमंडल तो विदेशी है, ये तो विदेशी विधानमंडल है, क्योंकि इसमें ज्यादातर लोग विदेशी हैं, इसकी स्टाइल विदेशी है। तो असहयोग आंदोलन का मुख्य कार्य यह था कि जो विदेशी चीज है, विदेशी जो भी चीज है, इस विदेशी चीज को अनएक्सेप्ट करना है, इसका बहिष्कार एक तरीके से करना है, और बहिष्कार एक सबसे बड़ा असहयोग माना जाता है। किसी भी चीज का बहिष्कार सबसे बड़ा असहयोग माना जाता है। लेकिन सीआर दास जो हैं वो जो विधानमंडल हैं उसका विरोध नहीं करना चाहते, उसका बहिष्कार नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो असहयोग आंदोलन से संतुष्ट नहीं थे, असहयोग आंदोलन के इस प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं थे। ऐसा नहीं कि असहयोग नहीं चाहते हैं वो, लेकिन जब उन्होंने देखा कि कांग्रेस में ज्यादातर लोग जो हैं इस चीज को एग्री कर रहे हैं, फिर भी बहुत सारे लोग डिसएग्री कर रहे हैं, उसके बावजूद भी कांग्रेस ने इसको पारित कर दिया कि हमें असहयोग आंदोलन में साथ देना है गांधी जी का। तो ये कांग्रेस का अधिवेशन, ये जो असहयोग आंदोलन है, ये कांग्रेस का आंदोलन के रूप में भी जाना जाएगा। हालांकि बाद में जो है ये संवैधानिक तरीका था अपनी बात को मनवाने का, लेकिन ये जो तरीका था असहयोग आंदोलन, ये असहयोग आंदोलन जो है ये संवैधानेतर तरीका है, संविधान में इस तरीके का तरीका नहीं है। तो संविधान का ही विरोध कर रहे हैं एक तरीके से, जो उस समय के कॉन्स्टिट्यूशन हैं उसी को संविधान कहा जा रहा है। तो इसमें बाद में सीआर दास जो है वो कन्विंस हो जाते हैं, क्योंकि एट द एंड जो है वो चुनाव संपन्न हो जाते हैं, तो चुनाव के बाद विरोध करने का इस चीज का कोई मतलब भी नहीं होता है। तो बाद में सीआर दास का सहयोग मिलता है। इनफैक्ट इस तरीके का सहयोग मिलता है कि सीआर दास ही इस प्रस्ताव को आगे चल करके पारित भी करते हैं। बाकी इस असहयोग आंदोलन का जो क्रांतिकारी आतंकवादी हैं उनका भी समर्थन मिलता है। अब देखिए ये सुन करके आपको बहुत खराब लगा होगा, हालांकि ये जो शब्द हैं मैंने किताब से ही उठाए हैं, मैंने अपनी तरफ से इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया है, लेकिन फिर भी इसको मैं दूसरी तरीके से आपको समझाना चाहूंगा, और पहले भी कई क्लासेस में आपको समझा चुका हूं कि क्रांतिकारी आतंकवादी जो हैं, क्रांतिकारी आतंकवादी जो हैं, ये शब्द निगेटिव नहीं है, आप समझिए। अच्छा, मुझे केवल लिटरली एक बात बताइए, आतंकवादी का मतलब क्या होता है? आतंकवादी का मतलब होता है आतंक की बात करने वाला, आतंक का जो वादी हो, आतंक की जो बात करे, आतंक के बारे में जो चर्चा करे, उसको हम बोलते हैं आतंकवादी। अब जिस समय भारत गुलाम है, जिस समय ब्रिटिशर्स भारतीयों को कुछ समझते नहीं हैं और इसी कारण से वो मनमाना व्यवहार भारतीयों के साथ करते हैं,
नस्लीय भेदभाव करते हैं, एक जानवरों की तरह हम लोगों को ट्रीट किया जाता है। ऐसे में क्या हमारा ये कर्तव्य नहीं है कि हम कुछ ऐसे कार्य करें कि ब्रिटिश सरकार हमें हल्के में ना ले, हम उसको भय क्रिएट करके, ये नीड थी कि हम सरकार को भयभीत करें। देखिए, आज की स्वतंत्र सरकार में, आज के स्वतंत्र भारत में अगर हम भारत सरकार को भयभीत करने का काम करेंगे तो निगेटिव इंपैक्ट इसको कहा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस आतंक को, आतंकवादी टेररिज्म टाइप की जो घटना है, इसको निगेटिव सेंस में ही लिया जाएगा। बट एट दैट टाइम ब्रिटिशर्स जो हैं, इनके लिए आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल करेंगे। और अगर हम अपनी तरफ से देखें कि हम, चलो ठीक है, हम आतंकवादी हैं, तो यह आतंक उस समय जरूरी था। यस, हम थे आतंकवादी, पर हमें यह आतंक करना जरूरी था। क्योंकि अब आप देखिए, एक स्टेटमेंट पारित होता है, जैसे भगत सिंह जब बटुकेश्वर दत्त के साथ में असेंबली में जब बम ब्लास्ट करते हैं, तो उनका क्या कहना है? उनका कहना है सरकार बहरी हो चुकी है और जिसे ऊंचा सुनने की आदत हो, तो इसलिए हमने बम ब्लास्ट किया हुआ है। तो ये जो घटना है, अगर आज के समय में घटेगी तो हम इसे आतंकी घटना कहेंगे, बट यही घटना जब उस समय घटेगी तो हम इसे आतंकी घटना नहीं कहेंगे, ये क्रांतिकारी आतंकी घटना है, जो कि एसेंशियल नीड है। सो केवल भावुक होकर के कोई ये बात ना सोचे कि हमारे क्रांतिकारियों को आप आतंकवादी कैसे कह रहे हैं। जो आप विपिन चंद्रा, जो बहुत बड़े इतिहासकार हैं, उन्होंने यूं ही आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल नहीं कर लिया, है ना। तो यहां पर क्रांतिकारी आतंकवादी का मतलब यही है कि जो, जैसे आप लोगों को मालूम है, यहां पर जो ये गर्म दल हैं और ये एक्सट्रीमिस्ट हैं, तो एक्सट्रीम एक्सट्रीमिस्ट जो हैं, उनका ये बिलीव है कि हमको मारने काटने में किसी को अच्छा नहीं लगता है, या हमें झगड़ा करने में कोई मजा नहीं आता, लेकिन अगर हमारे अधिकारों को अगर आप नहीं देंगे तो हम अनुनय विनय करने वाले रास्ते में केवल तब तक ही चलेंगे जब तक हम बर्दाश्त कर पाएंगे। उसके बाद अगर जान देने की बारी आए या जान लेने की भी बारी आए तो हम उसके लिए तैयार हैं, हमें अपने राइट्स चाहिए। तो ये उस मुद्दे की बात करने वाले लोग हैं, और इनको भी इस तरीके के असहयोग आंदोलन, मतलब इन लोगों ने भी असहयोग आंदोलन का समर्थन किया बिकॉज ऑफ कि ये जो आंदोलन था, ये बाइकॉट नेचर का आंदोलन था। हम ब्रिटिशर्स की नीतियों का, और सिर्फ नीतियों का नहीं, उनके तमाम सारी जो चीजें यहां पर स्टैब्लिश हैं, उन पूरी चीजों का विरोध करेंगे, हम उनका नुकसान करेंगे, लेकिन अहिंसात्मक तरीके से। तो क्रांतिकारी जो हैं वो हमेशा आतंक का कार्य करने के लिए उतारू नहीं है, पर जब नहीं मान रहे हैं तो जरूर करेंगे। तो अब अगर ये रास्ता है तो इस रास्ते को भी क्रांतिकारी अपनाने के लिए तैयार है और पुरजोर तरीके से तैयार है। बस इतना सा अंतर है। आई होप कि आप बातों को समझ पाए होंगे। आगे चल करके यही प्रस्ताव नागपुर अधिवेशन में रखा गया, नागपुर सेशन में रखा गया, और यह प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव क्या कर दिया गया? इनफैक्ट सीआर दास के नेतृत्व में ही ये सारी चीजें पारित हुई। लेकिन असहयोग आंदोलन इतना आसान नहीं है जो आप सुन रहे हैं। असहयोग आंदोलन है क्या, आप इसको पहले समझने का प्रयास करें, ठीक है। असहयोग आंदोलन बहुत ही मुद्दे की बात थी उस समय। असहयोग आंदोलन है क्या, क्या क्या करना है इसमें, उसको अगर आप समझने का प्रयास करें तो एक बहुत व्यापक नीतियां थी इसके अंदर, व्यापक नीतियां, इसके अंदर बहुत सारी व्यापक नीतियां आती थी। और ये तय था, जैसा गांधी जी ने बताया कि ये प्रोग्राम है हमारा, इस तरीके से हमको करना है, तो ये तय था कि तकरीबन एक साल के पश्चात हमें आजादी इस आंदोलन के पश्चात शायद मिल जाती, और गांधी जी ने इस चीज के लिए लोगों को आश्वस्त भी किया था। बस उस तरीके को अपनाना था जो तरीके यहां पर दिखने वाले थे। तो अब देखिए, यहां पर उन्होंने कहा है कि कैसे कैसे चरण होगा। जैसे पहले चरण में उन्होंने कहा कि जो कॉलेज हैं, अदालतें जो हैं, और जो विदेशी वस्त्र हैं, तो विदेशी वस्त्र जो हैं, कॉलेजें जो हैं, अदालतें जो, इनका त्याग किया जाएगा। इनका क्या किया जाए? त्याग किया जाए। एनी बेसेंट जो है इसी वजह से गांधी जी के इस आंदोलन से समर्थित नहीं थी कि कॉलेज का त्याग करना उचित नहीं है, इससे शिक्षा प्रभावित होगी। लेकिन गांधी जी का उसके पीछे तर्क था। उनका तर्क ये था कि हमें जो अंग्रेजी, मतलब जो ब्रिटिश सहयोग से, सरकारी सहयोग से जो कॉलेजेस हैं जिसमें लोगों ने एडमिशन ले रखा है, हमें उस तरीके के कॉलेजेस का बहिष्कार करना पड़ेगा। क्योंकि इन कॉलेजेस से निकलने वाले जो लोग हैं
वो ब्रिटिशर्स के सहयोगी कई बार बनते हैं। दूसरी बात, ये कॉलेजेस एक तरीके से इनकम का सोर्स हैं ब्रिटिशर्स के लिए। तो हमें सिर्फ उन्हें उनसे अपनी बात ही नहीं मनवानी, हमें उनका नुकसान करना है। अवज्ञा टाइप की चीज यहां पर चलेगी, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से असहयोग के रूप में। अदालतों का काम बंद कर दिया जाएगा, भारतीय जो हैं वो अदालतों का काम बंद करें, इसलिए बहुत सारे लोग की न्याय व्यवस्था खराब हो जाएगी, इसलिए गांधी जी के इस बात से समर्थित नहीं थे। लेकिन बाद में गांधी जी ने सी आर दास और अन्य लोगों के माध्यम से इस सब चीज़ों को समझाया। मदन मोहन मालवीय भी शुरुआत में समर्थन में नहीं थे, लेकिन बाद में सब चीज़ें ठीक हुई। विदेशी वस्त्रों का त्याग में ज़्यादातर लोग जो है वो विदेशी वस्त्रों का परित्याग या त्याग करने में ज़्यादातर लोग समर्थित थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। बाकी उन्होंने बताया कि ये तो हमें प्रारंभिक चरण में करना है, उसके बाद हो सकता है कि अगले चरण में हमें अपनी सरकारी नौकरी से भी हमें जो है वो छोड़नी पड़े, तो आपके सोर्स ऑफ इनकम पे, आपके आजीविका पर और तमाम सारी चीज़ों पर फर्क पड़ सकता है। हमें कानूनों का भी विरोध करना पड़ेगा, कानूनों की अवज्ञा करनी पड़ेगी आगे चल करके। ये चीज़ उन्होंने बताई स्टेप बाय स्टेप। टैक्सेस जो हैं, कर जो हैं, कर नहीं देंगे आगे चल करके, ये स्टेप भी लाना है। तो हमें ये समझना है कि जिस स्टेप में सरकार मान जाएगी हम उस स्टेप पे जाकर के रुक जाएंगे। अगर हम पहले स्टेप में हम ये करके देखेंगे सरकार मान जाएगी तो हमें ये करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगले स्टेप में हम ये भी करेंगे अगर सरकार नहीं मानती है तो। फिर उन्होंने कहा कि इन सब चीजों से होने वाला जो इंडियन लॉस है उसको बचाने के लिए हमें अधिक से अधिक राष्ट्रीय विद्यालय ओपन करने होंगे और जो स्टूडेंट वहां से निकलेंगे उन्हें राष्ट्रीय विद्यालयों में भर्ती कराया जाएगा, तो शिक्षा बाधित नहीं होगी। न्याय व्यवस्था की बात करें तो हमें पंचायतें जो हैं वो राष्ट्रीय पंचायतें जो हैं वो बनानी पड़ेंगी, वो डेवलप करनी पड़ेंगी। हमें अगर अपना कोई न्याय चाहिए तो हमें अपनी खुद की पंचायत डेवलप करनी पड़ेंगी। ये सोल्यूशन निकल सकता है अदालतों के बहिष्कार का, तो हम यूरोपियन पद्धति से भी निपटारा पा लेंगे। एंड एट द एंड ये भी बहुत आवश्यक है, ये सब चीजें बगैर हिंदू मुस्लिम एकता के नहीं होंगी। एंड ये सब चीजें स्टेप बाय स्टेप, मतलब आपको यही बता रहा हूं कि असहयोग आंदोलन सिर्फ इतना नहीं है कि हमें सरकार का असहयोग नहीं करना है, बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड हैं कि हमें हिंदू मुस्लिम एकता बनानी होगी, क्योंकि ब्रिटिशर्स अभी 20वीं शताब्दी की शुरुआत से जिस चीज पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं वो है हिंदू मुस्लिम एकता में पड़ने वाला दरार, और इसी वजह से 1905 में बंगाल विभाजन हो रहा है। तो गांधी ये समझ रहे हैं कि ये उनके लिए बल है और उसी बल को हमें तोड़ना होगा एक होकर के, बगैर एक हुए टूट नहीं सकता। इसलिए हिंदू मुस्लिम एकता हमें दिखानी आवश्यक है। इसके अलावा न सिर्फ हम रिलीजन के आधार पर विभाजित हैं, बल्कि हम कास्टिज्म के आधार पर, सेक्स के आधार पर, यानी कि मेल फीमेल के आधार पर भी हम डिस्क्रिमिनेटेड हैं, भेदभाव पूर्ण हैं हम सब लोग आपस में। जाति के आधार पर लैंगिक भेदभाव है हमारे पास में, आर्थिक भेदभाव है हमारे पास में, सामाजिक भेदभाव है हमारे पास में। इस तरीके के जो भी डिस्क्रिमिनेशन है और जो छुआछूत या अनटचेबल प्रैक्टिसेस हैं, हम सबको वी ऑल हैव टू स्टॉप इट राइट नाउ। ये सारी चीजें उन्होंने यहाँ पर रखी, और ये जो चीजें हैं ना, ये हिंदू मुस्लिम एकता, छुआछूत के लिए कार्य करना कि छुआछूत जो है समाज से खत्म हो, राष्ट्रीय विद्यालय शुरू करना, पंचायतें डेवलप करना, ये सब रचनात्मक कार्य के अंतर्गत आता है। रचनात्मक जो कार्य हैं गांधी जी के द्वारा इस समय जो करे जाएंगे या करने की बात कही गई और जो करे गए, ये रचनात्मक कार्य हैं कि हमें आंदोलन चलाना है, साल भर चलेगा, तो हम देश को रोक करके नहीं चलाते हैं। और आज के समय के लोग जो प्रोटेस्ट करते हैं, मैं उन्हें बताऊं कि गांधी जी के अगर आंदोलन का नाम लेकर के अगर किसी प्रकार का आप प्रोटेस्ट करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गांधी जी का आंदोलन अच्छे तरीके से समझना ही होगा। गांधी जी के आंदोलन में देश को रोकने की बात नहीं कही गई है कहीं पर। सरकार का सपोर्ट अगर हमें नहीं करना है तो हमें ही यह भी तय करना है कि देश ना रुके, चाहे सरकार विदेशी हो देशी। तो आज देशी सरकार है, कल विदेशी सरकार थी, तो विदेशी सरकार पर भी देश नहीं रुकना चाहिए। तो आप कैसे कल्पना करते हैं कि देशी सरकार का विरोध करते समय हम देश को रोकने की बात करें? चक्का नहीं जाम करना है, और अगर आपको चक्का जाम करना है तो दोबारा दूसरी तरफ से आपको ट्रांसपोर्टेशन के इंडियन मीन्स या दूसरे मीन्स शुरू करने होंगे, तब आपको राइट है कि आप देश का चक्का जाम करें। मैंने देखा बहुत सारे प्रोटेस्टर्स हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, रेलवे ट्रैक्स तोड़ देते हैं, रेलवे जाम कर देते हैं, सड़कें तोड़ दी जाती हैं, बसें तोड़ दी जाती हैं, न जाने कितने निर्मम लोग इस तरीके की हिंसा का शिकार हो जाते हैं। और ये कौन है? हमारे ही देश के लोग हैं।
और ये किसका विरोध कर रहे हैं? हमारे देश के ही लोगों का विरोध कर रहे हैं। और ऐसा विरोध तो गांधी जी ने तब नहीं किया जब हमारे देश के लोग नहीं थे, जब विदेशी शासक था, तब भी गांधी जी ने ये काम प्रोटेस्ट में नहीं किया, तब भी उन्हें सफलता मिली। तो निस्संदेह जो है हम यहां पर इन चीजों को सीख सकते हैं, क्योंकि प्रोटेस्ट की जरूरत हमें हारे गाड़े हमेशा पड़ती रहती है, क्योंकि हम हमेशा अपनी जो सरकारें हैं, अपने जो राज्य हैं, हम उनसे अपेक्षा करते हैं कि वो अच्छे कार्य करेंगे। पर स्वाभाविक सी बात है, राज्य भी कौन है, कोई देवता तो है नहीं, तो उनसे भी गलतियां होंगी। गलतियों में प्रोटेस्ट किया जाता है क्योंकि हमें बोलने का राइट है, लेकिन प्रोटेस्ट करने का क्या तरीका है ये भी सीखना। जहां आपका प्रोटेस्ट करना राइट है, वहीं प्रोटेस्ट करने के तरीके सीखना ये आपका ड्यूटी भी है। तो दोनों चीजें लेकर के चलनी होती हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई ये हम करेंगे, अहिंसा हम रखेंगे, क्योंकि अभी तक जितने प्रोटेस्ट होते थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ, उसमें इस पर फोकस नहीं किया जाता था। हालांकि शुरुआत में हिंसा नहीं करनी है, ये मतलब शुरुआत में तो भारत ने कभी हिंसा नहीं शुरू करी, लेकिन जरूरत पड़ने पर हम करेंगे अपनी मांग। ज्यादा 3-5 करोगे तो लिख देंगे 2-4 घंटा, मतलब इतना तो रहता है हम लोगों क्या। तो गांधी जी कह रहे हैं नहीं, ये चीज निकालनी होगी, हम मांगेंगे और सिर्फ मांगेंगे, और तब तक मांगेंगे जब तक पूरा ना हो जाए। और मांगने में रिजिडनेस रखेंगे, लीपापोती नहीं रखेंगे, मतलब हम लिबरल नहीं रहेंगे, और हम स्ट्रांगली मांगेंगे कि ये हमारा हक है, ये हमें चाहिए। क्यों नहीं दे रहे हो, रिस्पॉन्स दो। ये रिस्पॉन्स दीजिए वाले शब्द से काम नहीं चलेगा। तो ये वाली बात यहां पर आनी शुरू हो गई। तो नए नए कार्यक्रम है, नए कार्यक्रमों पर अमल के लिए कांग्रेस के, अब ये सब जो चीजें होनी थी इसके लिए यार मतलब प्लेटफॉर्म चाहिए, नेतृत्व करने वाले लोग चाहिए, और ये नेतृत्व करना, ये जो आंदोलन है ये राष्ट्रव्यापी करना है। तो एक जगह पर कांग्रेस का अधिवेशन देश में कहीं हो और वहां से पूरे देश को लीड किया जा सके, इतनी बड़ी कंट्री को, ये पॉसिबल नहीं है। दैट इज वाई अगर हम कांग्रेस को एक गवर्नमेंट की तरह देखें तो इट वाज नीडेड कि कांग्रेस को डिसेंट्रलाइज्ड होना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज जो गांधी जी ने यहां पर कांग्रेस को करने को कही वो ये थी कि आप अपने स्ट्रक्चर में, ढांचे में, संरचनात्मक ढांचे में चेंजेस लाइए। और आपको याद होगा 1916 में तिलक ने भी यही बात कही थी। तब मैंने आप लोगों को उस क्लास में बताया था कि आगे चल करके गांधी जी भी यही बात कहेंगे, तब मानी जाएगी। आज तिलक कह रहे हैं तो नहीं मानी जा रही है। 1916 में, 4 साल बाद 1920 आ चुका है, और 1920 में आज गांधी जी ने ये जो बात कही है कि संरचनात्मक ढांचे में बदलाव चाहिए, और कांग्रेस जो अपना उद्देश्य रखती है उस उद्देश्य में भी बदलाव चाहिए। तो कांग्रेस का अब तक उद्देश्य क्या है कि जो संवैधानिक तरीके से यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर से स्वशासन की मांग, ये अभी तक आपका उद्देश्य था। गांधी जी ने कहा कि हमें ये उद्देश्य चेंज करना पड़ेगा, और हमें संवैधानिक तरीकों से मांग नहीं चाहिए। अब हमें असहयोग के तरीके से और स्वशासन की मांग नहीं चाहिए, अब स्वराज की मांग चाहिए। लेकिन यहां पर गांधी जी की स्वराज की मांग थी जरूर, लेकिन कांग्रेस और कांग्रेस के कुछ दूसरे कार्यकर्ता ये मानते हैं कि स्वराज की मांग, गांधी जी की स्वराज की मांग भी अस्पष्ट थी। अस्पष्ट क्यों थी? क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि हमें ब्रिटिशर्स से स्वराज चाहिए, स्वराज की मांग करनी है, हमें स्वशासन नहीं, हमें स्वराज की मांग करनी है। सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, होम रूल नहीं चाहिए, सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए हमें अपनी। अब ये गवर्नमेंट चाहे हमें अपनी खुद की गवर्नमेंट मिले, चाहे हमें ब्रिटिश सरकार के अधीन मिले, यानी सरकार के अंदर या सरकार के बाहर, चाहिए हमें स्वराज ही। तो अब इसी चीज को लेकर के लोग कंफ्यूज थे कि ये कैसे हो सकता है, या तो आपको सरकार के अंदर चाहिए या फिर सरकार के बाहर चाहिए, ये स्पष्ट करना होगा। पर गांधी जी इस चीज को लेकर के अभी इस चीज की स्पष्टता को लेकर के ध्यान नहीं रख रहे थे, बल्कि स्वराज को लेकर के, स्वराज मिले कैसा मिलेगा ये बाद में तय कर लेंगे, इस तरीके का थोड़ा सा यहां पर अनक्लियर एक स्टैंड था, जिसको लेकर के बहुत सारे लोग कांग्रेस के ही जो थे वो असहयोग आंदोलन से शुरुआत में इत्तेफाक नहीं रखते, और बहुत सारे लोगों ने कांग्रेस छोड़ भी दी थी। बट फिर भी उद्देश्य काफी हद तक क्लियर थे, गांधी जी के मैसेजेस क्लियर थे।
संरचनात्मक ढांचा जो है वो कांग्रेस का चेंज करना बहुत जरूरी था, और चेंज हुआ। और चेंज किस प्रकार से हुआ? जैसे कांग्रेस को कहा गांधी जी ने कि आपको अपनी कार्यकारिणी का गठन करना चाहिए। ये चीज मैंने बताया था कि तिलक जी ने भी पहले कहा था कि आपको अपनी वर्किंग कमेटी बनानी चाहिए। गांधी जी ने भी आज कहा कि आज आपको कार्यकारिणी बनाने की जरूरत है। कार्यकारिणी का गठन किया गया, 15 सदस्य इसमें रखे गए। इसके अलावा डिसेंट्रलाइज्ड मैनर में काम करने के लिए कांग्रेस की प्रदेश कांग्रेस समितियों के गठन करने की बात करी गई। और गांधी जी ने कहा कि जितनी भी कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारी समितियां होंगी, इन समितियों को जो अपना कार्य है वो स्थानीय भाषा के आधार पर करना पड़ेगा। स्थानीय भाषा जो है उसका यूज करने पड़े, भाषाई आधार पर कांग्रेस समितियों का गठन होगा। कहने का मतलब ये है, जिससे कि रीजनल लैंग्वेजेस के ऊपर जो ये कभी कभी अपना फरसा चलाता है ब्रिटिशर्स, ये फरसे को काटा जा सके। हम अंग्रेजी भाषा के कोई गुलाम नहीं हैं, हम अपनी बात अपनी भाषा में भी रख सकते हैं। इस चीज को यहां पर करने की बात करी गई। फिर यह भी कहा गया कि कांग्रेस को केवल नाम में नेशनल लाने से काम नहीं चलेगा, कांग्रेस को काम में नेशनल लाना होगा, और इसके लिए उसे गांव और कस्बों तक पहुंचना पड़ेगा। डिसेंट्रलाइजेशन का लेवल सिर्फ रीजन या प्रदेश तक नहीं होना चाहिए, बल्कि ग्रास रूट लेवल जो कि गांव स्तर होता है, कस्बा स्तर होता है, वहां तक लेकर के जाना पड़ेगा। तो गांव और कस्बों में भी कांग्रेस समिति जो है बनाई जाएगी, और मैक्सिमम लोग यहां पर वहीं के ही हों जो कांग्रेस में शामिल हों। कांग्रेस में शामिल होने के लिए उनकी सदस्यता जो फीस है उसको न्यूनतम रखा जाए, जिससे कि वो शामिल होने में उनको आर्थिक समस्याएं ना आए। तो उस समय 25 पैसे प्रतिवर्ष, 4 आना प्रतिवर्ष का शुल्क लिया गया था कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने के लिए। तो अब इन सब चीजों का इंपैक्ट मालूम है क्या पड़ा? एक छोटे से गांव से शामिल होने वाला, कांग्रेस में शामिल होने वाला जो व्यक्ति था, वो अपने आप को अब कांग्रेसी कह सकता था। और कांग्रेसी कहने से स्वतः ही ये एक तरीके से मनोवैज्ञानिक रूप से व्यक्ति के अंदर नेतृत्व वाले जो भाव है वो पैदा कर देता है। तो अब उसे लग रहा है कि हमारा भी योगदान हो रहा है असहयोग आंदोलन में। तो जब आपको कोई चीज, जब आप किसी चीज से डायरेक्टली टच करते हैं, जब आप अपना एक्सपीरियंस वहां पर टच कर रहे होते हैं, तब आप उसमें अपना 100% क्या 200% देते हैं। जब आपको उसमें परायापन लगेगा कि ये तो मुझसे कोई काम करवा रहा है, तब आप उसको 100% क्या 50% भी नहीं देते हैं। गांधी जी शायद ये बात जानते थे। उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि ये आंदोलन कांग्रेस का नहीं है, ये गांधी का नहीं है, ये तुम्हारा है, तुम आओ इसमें, तुम इन्वॉल्व हो इसमें, और तुम्हें लेकर के चलना है आगे चीजों को। तो एक व्यक्ति अपने आप को राजनीति में सक्रिय भागीदार मान रहा है। केवल बोलने से भागीदारी नहीं हो रही है, उसकी सक्रियता को यहां पर तवज्जो दी जा रही है। तो गांधी जी ने इस तरीके से जो नेशनलिज्म है, जो ऊपर के लेवल पर तैर रहा था, उसको डीप पेनिट्रेट किया है, इंडिया में पहुंचाया है एक लोगों तक। राष्ट्र की जो चीजें हैं वो लोगों को समझ में आ रही हैं। अब इसके फायदे क्या हुए उसको हम समझेंगे, लेकिन एक आपके सामने मैं महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं कि देखिए, आज 8 तारीख हो चुकी है। 2 दिन बाद इस शानदार क्लास की शुरुआत होने वाली है, और 2025 का जो समय है बेटा, ये धीरे धीरे हाथ से निकलता जा रहा है। इसलिए अब ये लगभग आपके पास में 2025 को टारगेट करने के लिए ऑलमोस्ट इट्स अ लास्ट चांस, एंड ये आपको मिस नहीं करना चाहिए। ये अभी नहीं कर पाएंगे अगर आप, तो फिर 2025 के लिए तो फिर कभी मौका मिलेगा नहीं आसानी से। तो 2025 की तैयारी अभी भी आप करना चाहते हैं तो हमारे इस अर्जुन बैच के साथ जुड़िए। इसमें हम आपको जीएस के फाउंडेशन के साथ साथ जीएस के एडवांस लेवल तक की पूरी प्रिपरेशन कराएंगे, और स्टार्ट होगा इसमें क्लासेस हिंदी मीडियम से। आपको इसमें 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस मिलेंगी, और इन सभी लाइव क्लासेस के रिकॉर्डिंग सेशंस जो हैं वो आपको डेली बेसिस पर तुरंत क्लास होने के बाद भी प्रोवाइड किए जाएंगे, तो लेक्चर मिस नहीं होने वाला है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 18 किताबें जो हैं उसका आपको पूरा सेट प्रदान किया जाएगा। आपको बाहर से कोई चीज एक्स्ट्रा नहीं परचेज करनी है। इसके अलावा अगर आप देखें तो आपको आंसर राइटिंग करने के लिए, या फिर टेस्ट सीरीज लगाने के लिए, या फिर मॉक टेस्ट देने के लिए अलग से कोई कोर्स नहीं परचेज करना है। हम आपको सारी चीजें इसमें उपलब्ध कराएंगे। प्रीलिम्स की जब बारी आएगी तो आपको अलग से कोई क्रैश कोर्स नहीं लेना पड़ेगा। हम आपको प्रीलिम्स की तैयारी के लिए
SIP प्रोग्राम जो है वो प्रदान करेंगे। उसका मीनिंग ही है सक्सेस इन प्रीलिम्स। ये टारगेट करने के लिए एक सेपरेट क्रैश कोर्स बैच आपको इसी बैच में अलग से दिया जाएगा। इसके अलावा मुख्य परीक्षा के लिए, मेंस के एग्जामिनेशन के लिए सक्सेस इन मेंस प्रोग्राम आपको दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, निःशुल्क आवासीय सुविधा आपको दी जाएगी। निःशुल्क आवासीय सुविधा, आवासीय सुविधा भी आपको दी जाएगी। लेकिन कब दी जाएगी? जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे। मेंस की तैयारी के लिए दिल्ली में हम आपको निःशुल्क आवासीय सुविधा प्रदान करेंगे, और बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सुरक्षित माहौल में, बहुत ही शानदार माहौल में। इसका जो सबसे बड़ा फीचर है वो ये है कि जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे, निःशुल्क आवासीय सुविधा तो आपको मिलेगी, लेकिन साथ ही साथ आपकी जो फीस है वो फीस भी रिफंड कर दी जाएगी, रिफंड कर दी जाएगी। ठीक है, तो आपकी फुल फीस इसमें रिफंड होगी। ये एक खास चीज है। और बैच की जो वैलिडिटी है वो वैलिडिटी भी आपकी 1 साल के लिए बढ़ा दी जाएगी, ये सोचते हुए कि अनफॉर्चुनेटली अगर आप मेंस सक्सेसफुल नहीं हो पाए, कर पाए, तो अगली बार प्रीलिम्स के लिए आपको फिर से बैच खरीदना ना पड़े। तो आपकी 1 साल की वैलिडिटी भी इस पर इंक्रीज हो जाएगी। सो ये जो चांसेस हैं, ये चांसेस आपके पास शीघ्र खत्म होने वाले हैं। इससे पहले कि ये मौका चला जाए हाथ से, आप अभी इस बैच को परचेज करें, यानी अभी नहीं ले पाएंगे तो फिर कभी नहीं हो पाएगा 2025। मौका हाथ से आपके निकल जाएगा। संभवतः इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए आपको, और 10 अगस्त के बैच के साथ जुड़ना चाहिए। जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी नाम से UPSC IAS P2I अर्जुन बैच के नाम से लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करना है, बाय नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, विरद लाइव कोड लगाना है मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और 27,999 या फिर इससे भी कम शुल्क में अगर वहां उपलब्ध है, वो विरद लाइव कोड से ही आपको मिलेगा। अप्लाई करके एक बार देखिए और देखिए कि कितने शुल्क में आपको यहां पर ज्वाइन करने का मौका मिल रहा है। फिर प्रीलिम्स क्वालिफाई कीजिए और अपना ये शुल्क वापस ले जाइए, वापस ले जाइए। डेडिकेशन दिखाइए प्रीलिम्स को निकालने के लिए। इतना पैसा आपको ये वापस मिल रहा है, निःशुल्क तैयारी आपके एक तरीके से हम पूरी जिम्मेदारी के साथ करा रहे हैं, तो आप इसमें जुड़िए। यदि अगर आप बैच से नहीं जुड़ना चाहते हैं, सिर्फ बुक्स परचेज करना चाहते हैं जो कि आपको यहां पर फ्री में मिलेंगी, तो आप इन बुक्स को परचेज करने के लिए सेट ऑफ 18 जो है ये आपको दी जाएंगी। इसमें सेट ऑफ 18 की जो किताबें हैं ये फ्री में दी जाएंगी। लेकिन आप इसे सेपरेटली परचेज करना चाहते हैं, अगेन यू हैव टू यूज विरद लाइव कोड। स्कैन करिए इस QR कोड को, या फिर बुक सेक्शन में जाइए स्टडी IQ के ऐप में, वहां पर जाइए, विरद लाइव कोड लिखिए बाय नाउ के समय में, अपनी डिटेल फिल कीजिए और 4,999 रुपए में इसको प्राप्त कर लीजिए। अगर आप लॉन्ग टर्म बैच लेना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपका टारगेट 2 से 3 साल बाद प्रीलिम्स देने का है, परीक्षा में बैठने का है, तो आपके लिए जो बेटर कोर्स होगा वो फिर 2025 वाला नहीं होगा, लॉन्ग टर्म वाला होगा। तो आप लॉन्ग टर्म वाले में एडमिशन लेंगे, आपको 36 माह की वैलिडिटी इसमें मिलेगी, 36 मंथ्स की आपको इसमें वैलिडिटी मिलेगी। आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। अगेन मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करना है और हमारे इस बैच से जुड़ जाना है। बैच शुरू हो चुका है 5 तारीख से, तो ये बैच भी क्लोज होने वाला है, इसलिए जल्दी से जल्दी आप इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, और मैं आपको यहां पर बताता हूं कि आगे और इस तरीके की नीतियां क्या हुई, जो हमने यहां पर आपको बता रहे थे कि किस तरीके से असहयोग आंदोलन जो है उसमें कांग्रेस का किस तरीके से योगदान हो रहा है। तो कांग्रेस इसी तरीके से, अच्छा, गांधी जी ने यह भी कहा कि ज्यादातर कांग्रेस की जो भाषा हो वो संपर्क भाषा के तौर में ज्यादातर हिंदी भाषा का प्रयोग हमें करना चाहिए। तो इससे जो वर्नाक्यूलर जो हर्डल्स आ रहे हैं, वो वर्नाक्यूलर हर्डल्स भी जो है हमारे थोड़े से समाप्त हो जाएंगे। जनवरी 1921 तक आंदोलन जो है वो काफी हद तक ब्रिटिशर्स को परेशान कर चुका था, क्योंकि इसमें हिंसा की कोई घटना नहीं होनी थी और सरकार का बेहद नुकसान होना तय था। लेकिन गांधी जी और अली भाई का मतलब है अली बंधु जो हैं, अली बंधु जो मैंने आपको बताया, जो खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे, उन सब लोगों ने और गांधी जी ने मिल करके काफी दोस्ताना तरीके से हिंदू मुस्लिम एकता को भी प्रोपेगेट किया है और इस आंदोलन को भी आगे बढ़ाया है। सरकार इससे तिलमिला उठी है। नुकसान के तौर पर मैं आपको बताऊं तो उस समय तकरीबन ये जो मूवमेंट्स चले थे, इसमें जो छात्र जिनके लिए कहा गया था कि आप सरकारी स्कूल का परित्याग कर दें, कुछ आंकड़ों के अनुसार तकरीबन 90,000 छात्रों ने अंग्रेजों के स्कूल का परित्याग करके राष्ट्रीय स्कूलों में
जो है वो भर्ती होना शुरू हुआ और उस समय तकरीबन 800 राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेजेस जो हैं वो इंडिया में एस्टैब्लिश किए गए थे। इसमें जैसे कलकत्ता का नेशनल कॉलेज जो है उसमें तो सुभाष चंद्र बोस प्रिंसिपल भी थे। CR दास जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इस तरीके के कॉलेजेस के एस्टैब्लिशमेंट में। तो इस तरीके की जो नीतियां जो असहयोग आंदोलन ने बनाई, इसके पालन में कलकत्ता जो है वो काफी आगे रहा। कलकत्ता जो है वो काफी ज्यादा आगे रहा। हालांकि उसके बाद आप दूसरे राज्य जो हैं जैसे बंगाल है, मतलब कलकत्ता का मतलब बंगाल ही हो गया, इसके अलावा बिहार है, उड़ीसा है, बंबई है, पंजाब है, ये सब राज्य बहुत आगे थे। बंबई, कलकत्ता के बाद अगर दूसरा कोई राज्य सबसे आगे था तो वो था पंजाब। पंजाब में भी जबरदस्त तरीके से असहयोग आंदोलन को सपोर्ट मिलता है, बहुत ज्यादा। वकीलों की बात करें तो शुरुआत में वकीलों ने बहुत ज्यादा साथ नहीं दिया है, लेकिन फिर भी जब CR दास जैसे वकील, मोतीलाल नेहरू, MR जयकर, किचलू, सैफुद्दीन किचलू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, T प्रकाशम, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, CR का मतलब राजगोपालाचारी, आसफ अली, ये बहुत बड़े बड़े नामी हिंदुस्तानी वकील थे। तो इन लोगों ने जब इस असहयोग आंदोलन में शामिल होने के लिए अपनी वकालत का त्याग किया, जब इन्होंने वकालत जो है वो अपना परित्याग कर दिया और लोकल पंचायत जो है उसमें उन्होंने जब बिलीफ्स दिखाने शुरू किए, तो फिर अन्य जो वकील हैं उन लोगों ने भी धीरे धीरे करके अपना परित्याग करना शुरू किया। तो असहयोग आंदोलन बहुत व्यापक है, मतलब इसमें सरकार का पूरी तरीके से असहयोग करना है। हाँ, इसमें उपाधियां जो दी गई हैं ब्रिटिशर्स के द्वारा जो आपको सहयोग दिए गए हैं, जो पद दिए गए हैं, जो मनोनयन आपका हुआ है अलग अलग लेजिस्लेचर्स में, इन सब चीजों का परित्याग करना होगा, और किया लोगों ने। अब तभी आप सुनते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो हैं उन्होंने अपनी सर की उपाधि जो है वो त्याग दी थी, गांधी जी ने भी अपना जो है केसर हिंद की उपाधि का परित्याग किया। तो बहुत सारे लोगों ने इस आंदोलन में जो है इस तरीके की चीजों का परित्याग किया। अब ये सारी चीजें तो हुई, स्कूल, कॉलेज, वकीलों का इसमें योगदान, पंचायतों का इसमें योगदान, तमाम सारी चीजें हुई, लेकिन सबसे सफल योगदान जिस इवेंट ने दिया है वो है विदेशी कपड़ों का बहिष्कार। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार जो है सबसे बड़े इवेंट के तौर पर हुआ। तो ये लोग करते क्या थे, ये लोग जगह जगह पर जो विदेशी कपड़ों की जो दुकानें हुआ करती थी उसके सामने धरने प्रदर्शन होते थे, उनके शटर बंद कराए जाते थे कि इसको कोई ना खरीदे। जो लोग अभी तक विदेशी वस्त्रों को खरीदते पहनते आए थे उनसे रिक्वेस्ट किया गया था कि आपके घर में जो जो विदेशी कपड़े हैं उनको निकाल करके सामने रखिए, और जगह जगह पर इसकी होलियां जलाई जानी शुरू करी गई। इसका एक बेहतरीन उदाहरण मिलता है कि प्रभुदास गांधी जो हैं वो महात्मा गांधी जो गांधी जी जो हैं उनके साथ में प्रभुदास गांधी जो हैं रोज सुबह सुबह निकल पड़ते थे। मतलब ये डेली का काम हो गया था कि सुबह निकलना है, गांव गांव जाना है, कपड़े इकट्ठे करने हैं विदेशियों के और उसको जला देना है सबके सामने। तो यह सांकेतिक रूप से, प्रतीकात्मक रूप से ब्रिटिशर्स के खिलाफ होने वाला विरोध है। इसके अलावा इन लोगों ने एक और एक्टिविटी भी करी थी, जैसे सुदूर इलाके में जो रेलवे स्टेशंस वगैरह होते थे, ये रेलवे स्टेशंस तक जाते थे और रेलवे स्टेशन में बैठे, रेलवे में बैठे जो लोग हैं, जो यात्रा कर रहे हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करते थे कि ऐसा नहीं कि जब आप घर जाइएगा तो जलाइएगा, अभी हमें जुड़ना है आंदोलन से। तो अभी आपके पास जो कुछ भी है, आप दुपट्टा, पगड़ी, गमछा, अंगोछा या कुछ ऐसे रुमाल, जो कुछ भी आप विदेशी चीजों का लिए हैं जिसे आप अभी त्याग कर सकते हैं, भाई सारे वस्त्र तो हम लोग रास्ते में नहीं त्याग कर देंगे, तो जो वस्त्र का आप त्याग कर सकते हैं वो अभी दे दीजिए। तो रेलवे स्टेशन पे कलेक्ट करके उसे जला दिया जाता था। ट्रेन की खिड़कियों से उसकी लवें देखी जा सकती थी, ऐसा किताब में लिखा है, बहुत अच्छा वर्णन उसमें किया गया है। तो आप उसको महसूस कीजिए कि हर जगह से, हर स्तर से सारी चीजें करी जा रही थी। तो कपड़े जो यहां पर हैं उनका बहुत नुकसान हुआ, सरकार को इसको लेकर के बहुत बड़ा नुकसान हुआ, बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ। अब इस बात का अंदाजा कुछ इस तरीके से लगा सकते हैं कि वर्ष 1920-21 में जो सरकार आयात करती थी तकरीबन 1.2 अरब, 1 अरब 2 करोड़ जिसको कह सकते हैं, 1.2, 1 अरब 2 करोड़, 1 अरब 2 करोड़ रुपए का आप देख सकते हैं कि आयात, मतलब एक तरीके से इतने का आयात हुआ करता था विदेशी वस्त्रों का। जब आंदोलन चला तो 1921-22 के दौरान अगर आप देखेंगे
तो ये तकरीबन 57 करोड़ पर आ गया, लॉस होकर के, घट करके 1 अरब 2 करोड़ जहां पर ये आयात हुआ करता था, ये घट करके कितना हो गया, 57 करोड़ हो गया। तो एक बहुत बड़ा सीधा नुकसान हुआ था ब्रिटिशर्स का, बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। अब असहयोग आंदोलन में तमाम सारी चीजें शामिल थी, लेकिन एक चीज शामिल नहीं थी जो बाद में ऑटोमेटिक शामिल हो गई, वो ये थी कि ताड़ी, लोगों ने ताड़ी की दुकानों पर धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। जो शराब या नशे की जो चीजें हैं उन जगहों पर भी लोगों ने जो है इसको विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। सरकार ने इसमें यह कहा कि ताड़ी जो है वो एक पेय पदार्थ है, ये कोई नशीली पदार्थ नहीं है, नशीली वस्तु नहीं है। लेकिन उस समय तो ताड़ी बिकती थी, वो ताड़ी नशीली पदार्थ के रूप में, ताजी ताड़ी जो होती, जहां तक मेरी जानकारी, मुझे बहुत जानकारी नहीं, मैं पहले क्लियर कर देता हूं, स्पष्ट कर देता हूं, पर शायद रखी हुई ताड़ी जो है वो थोड़ी सी नशीली हो जाती है, पर ऐसा कुछ है। व्हाटएवर जो भी है, लोगों ने ताड़ी के खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन करना शुरू किया। अंग्रेज इतने नीच थे कि उन्होंने जो इस तरीके से लिकर्स वगैरह की कैटेगरी में जो चीजें आती थी उसका और ज्यादा प्रमोशन किया। उन्होंने प्रमोट किया कि लिकर जो है वो पिया, मतलब इसमें कोई अपराध नहीं है, बल्कि ये बहुत अच्छी चीज है। दुनिया के बहुत बड़े बड़े लोगों ने इसका पान किया है और तब बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं, जैसे आजकल हम लोग एडवर्टीजमेंट्स में देखते हैं, एडवर्टाइजर्स जो हैं वो पता नहीं किस तरीके की नैतिकता का ह्रास कर रहे हैं, पर मैंने देखा है कि बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स हैं और वो प्रदर्शित करते हैं कि ये करा और उससे हमको ये सफलता मिली है, ये लीजिए सफलता आपके कदमों में। तो कैसे कैसे एडवर्टीजमेंट्स हैं, तो उस तरीके की चीजों को इन्होंने भी एडवर्टाइज करना शुरू किया, लोगों को बताया कि देखो शेक्सपियर है, देखो नेपोलियन है, सिकंदर हुआ करता था, ये सब लोग पीते थे, ये सब महान लोग थे, ये सब लोग पिया करते थे। तो शराब पीना कोई गलत चीज नहीं है, बल्कि इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो इसको मोटिवेशन के तौर पर, एक अच्छी चीज के तौर पर, एक अच्छे प्रोडक्ट के तौर पर सरकार ने इसका प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया बंगाल, बिहार और तमाम जगह के इलाकों पर। हालांकि क्योंकि सब सरकार ने ऐसा करना शुरू किया तो इसके विरोध में जबरदस्त तरीके से धरने प्रदर्शन हुए, और अपने आप ताड़ी का भी जो है और जो दूसरी नशीली जो चीजें हैं उसका विरोध भी इस आंदोलन में शामिल हो गया, और इससे भी उनको बहुत बड़ी मात्रा में लॉस हुआ। मार्च 1921 की बात है। मार्च 1921 में विजयवाड़ा में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, और इस अधिवेशन में यह लक्ष्य रखा गया कि हमें इस तरह के सदस्यों की संख्या बढ़ानी होगी, और सदस्यों की संख्या का लक्ष्य जो है वो 1 करोड़ रखा गया कि हमें 1 करोड़ सदस्य जो है वो जोड़ने हैं। और उसी समय तिलक कोष फंड जो है, तिलक स्वराज फंड जो है वो भी स्टैब्लिश किया गया था। कोष में पैसे इकट्ठा करने की बात करी गई, 1 करोड़ रुपए जो है इसमें भी इकट्ठा करने की बात करी गई। तो कोष जो है उसमें तो 1 करोड़ से ज्यादा पैसा इकट्ठा हो गया, लेकिन जो सदस्यता 1 करोड़ की थी वो 1 करोड़ नहीं, लेकिन फिर भी कम नहीं थी, 25 लाख प्लस लोग जो है इसमें जुड़ चुके थे अब तक। और इसी अधिवेशन में उन्होंने कहा लोगों से कि आप खादी को प्रमोट करें, चरखा और खादी को जितना बांट सकते हैं, जितना लेकर के जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जितना खादी के वस्त्र आप पहन सकते हैं उतना पहनिए। तो इसी जन समूह में से किसी एक व्यक्ति ने गांधी जी से कहा कि ये करना तो ठीक है, लेकिन खादी बहुत महंगी पड़ती है, अब इतनी महंगी खादी हम लोग कैसे जो है सरवाइव करेंगे। तो गांधी जी ने उस समय कहा कि अगर खादी महंगी पड़ती है तो शरीर पे कम वस्त्र धारण करो, उतने वस्त्र धारण करिए जितने आवश्यक हैं। कोई जरूरी नहीं है कि 10 तरीके के कपड़े जो है वो पहने जाएं, अगर ये महंगे पड़ रहे हैं आपको तो उन्होंने इसमें कम वस्त्र धारण करने की एक नीति का पालन किया। और तब आप देखते हैं कि खुद गांधी जी ने इस चीज को प्रतीक बनाने के लिए, स्वयं जो है जो पूर्ण वस्त्र पहना करते थे वो पूर्ण वस्त्र से लंगोट पहना, उन्होंने लंगोट पहना, खादी का लंगोट पहना। मतलब जो आप गांधी जी का एक अधनंगा जो शरीर देखते हैं, अधनंगा जो वस्त्र इत्यादि पहनने की जो परंपरा है, अधनंगा फकीर तरीके के जो आपको देखने को मिलते हैं गांधी जी, वो यहां से देखने को मिलते हैं। और आपने तो सुना भी होगा कि गांधी को इसीलिए ट्रोल भी किया था एक अंग्रेज अधिकारी ने, और वो कौन था, कोई और नहीं, चर्चिल। ये गांधी को अधनंगा फकीर बोलता है, उन्हें डिमोटिवेट करने का प्रयास करता है। तो जो आपने ये स्लोगन सुना है ना, गांधी अधनंगे फकीर थे, वो स्वेच्छा से थे। आप देख सकते हैं, जैसे ये वाला जो आप देख सकते हैं जो चित्र है, इसमें ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि एटलीस्ट पुरुष जो हैं वो कम से कम न्यूनतम वस्त्र धारण करके काम चला सकते हैं, तो वो न्यूनतम वस्त्र धारण करके काम चलाएं, पर पहने खादी ही।
विदेशी वस्त्रों को खरीदना कहीं ना कहीं विदेशी कंपनीज जो हैं या विदेशी सरकार जो है उसको सपोर्ट करना है। जब आंदोलन असहयोग का चल रहा है तो प्रतीक हम क्या दिखा रहे हैं, ये बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये यहां से शुरू होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहरहाल इसी बीच जुलाई 1921 में जो है एक घटना आपको और सुनने को मिलेगी खिलाफत कमेटी की तरफ से। ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी तो लगातार काम कर ही रही है। तो खिलाफत कमेटी का कराची में जो है क्या हुआ, अधिवेशन हुआ 8 जुलाई को। और उसमें जो अली बंधुओं में से एक हैं जिनका नाम है मोहम्मद अली, उन्होंने घोषणा करी कि किसी भी मुसलमान का विदेशी सेना में, विदेशी सेना का मतलब क्या है, ये जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी हुआ करती थी, इस सेना में भर्ती होना या भर्ती होने के लिए जो अभ्यर्थी होना इसे इस्लाम के तौर पर हराम माना जाएगा। मतलब एक तरीके से उन्होंने ये घोषणा करी कि ये नहीं करना है। कोई भी अगर सच्चा मुसलमान है तो वो अगर सेना में है तो सेना का परित्याग करे और सेना में ना शामिल हो। अगर शामिल हो रहा है तो वो सच्चा मुसलमान नहीं है। इस तरीके से जो ब्रिटिशर्स आर्मी का प्रयोग करके हमारे ऊपर अत्याचार करना चाहते थे या करते थे, उसको रोकने का यहां पर क्या नाम है, मोहम्मद अली ने प्रयास किया। और ये जैसे ही घोषणा करी उसके तुरंत बाद जो है जो अली ब्रदर्स हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ब्रिटिशर्स को लगा कि ये तो भड़काने का काम कर रहे हैं मुसलमानों को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, इसलिए तुरंत उनको गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी ने कहा कि अगर मोहम्मद अली गिरफ्तार हो गए हैं और हम अगर हिंदू मुस्लिम एकता चला रहे हैं तो उनकी इस चीज को मोटिवेट करना पड़ेगा। और ये कोई गलत चीज भी नहीं है, क्योंकि अगर हमारे ही देश के लोग हमारी ही सेना में शामिल होकर के हमारे ही लोगों के ऊपर अगर सरकार के तरफ से गोलाबारी करेंगे तो मारे तो हमारे लोग ही जाएंगे और वो भी हमारे द्वारा ही मारे जाएंगे। तो इसलिए गांधी जी ने क्या किया, आगे चल करके 4 अक्टूबर को एक सभा आयोजित करी और उस सभा से उन्होंने वही स्टेटमेंट खुद फिर से दोहराया और प्रदेश कांग्रेस समितियों से भी कहा कि जहां जहां हो सके इसी तरीके की चीजों की घोषणा करी जाए कि कोई भी सेना में सहयोग ना करे। तो अब जो मुद्दा है वो सेना में भी असहयोग का आ गया। तो आप देख रहे हैं असहयोग कितना व्यापक होता चला जा रहा है। तो सेना में भी असहयोग है। इसी सब के चलते 47 वरिष्ठ नेता जो है वो गिरफ्तार कर दिए गए। लेकिन लगातार कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस की कार्यकारिणी ने भी इसी तरीके के जो भाषण हुए थे, इसी तरीके की जो बातें कही गई थी, जिसको गांधी जी ने भी दोहराया, वो सब कांग्रेस कार्यकारिणी में प्रस्ताव के तौर पर पारित करके उसको क्या कर दिया गया, आगे चलाया गया। तो ये सारी चीजें आपको यहां पर सुनने देखने को मिलती हैं। 16 अक्टूबर को भयंकर तरीके से एक बार फिर से कांग्रेस का यहां पर अधिवेशन बुलाया गया और कांग्रेस ने पूरे देश में इस तरीके के जो घोषणा है उसको घोषित करने का काम किया। जब सरकार के हाथ से बात निकलनी शुरू हुई, सरकार के नीति से जब ये बाहर बातें जानी शुरू हो गई, तब जाकर के ब्रिटिशर्स जो हैं उनको लगा कि मुद्दा जो है वो हाथ से निकल रहा है, इनको रोकने के लिए कुछ ऐसा काम किया जाए जो शायद जिसका ये विरोध ना कर पाए। तो उस समय प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा कराई गई। प्रिंस ऑफ वेल्स उस समय भारत यात्रा पर आए और ये किसी ने नहीं सोचा था, ब्रिटिशर्स ने तो कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि भारतीय प्रिंस ऑफ वेल्स का भी कभी अपमान कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने कभी ऐसा किया नहीं था। 1911 में उनको मालूम है कि जब जॉर्ज पंचम भारत आए थे तो बहुत बड़ा सम्मान हुआ था उनका, भारतीयों ने बहुत आदर्श दिखाए थे वहां पर। तब भी जो है भारतीयों के ऊपर कितना ब्रिटिशर्स ने अत्याचार किया था, उसके बावजूद भी क्योंकि राजा आए थे तो उसके प्रति सम्मान दिखाया था। तो ये जानते हैं कि राजाओं के प्रति भारतीयों की बड़ी सहानुभूति रहती है, मतलब वो एक शासक के खिलाफ इस तरीके के काम नहीं करते हैं। तो इसलिए प्रिंस ऑफ वेल्स को भेजा गया था भारत यात्रा पर। लेकिन इस बार का भारतीय बदला हुआ भारतीय था। जहां जहां प्रिंस ऑफ वेल्स गए वहां वहां उन्हें देश में सिर्फ सन्नाटा मिला। अगर वो किसी गली से गुजरते थे वो गली पूरी खाली हो जाया करती थी। इससे बड़ा अपमान शायद ही किसी देश के किसी सम्राट का हुआ होगा।
ये यहां पर हुआ, और वो भी बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से। आप जनरली आप देखते हैं बिल्कुल नए तरीके थे भारत में प्रोटेस्ट करने के। आप देश दुनिया में क्या देखते हैं, जब किसी राजा, यही चीज किसी दूसरे देश में हुई होती ना, तो उस राजा के खिलाफ नारेबाजी होती, उसके खिलाफ पत्थरबाजी होती, लोग सड़कों पर हुजूम ले आते, उसको सुरक्षित यात्रा ना करने देते। यहां ऐसा कुछ नहीं किया गया, यहां गलियां ही साफ कर दी गई। जाइए, भूतों प्रेतों से मिलने आए हैं क्या? खाली गलियों में भटक रहे हैं ये। बंबई में गांधी जी ने एल्फिंस्टन मिल के अहाते में एक क्या नाम है, एक सभा का आयोजन किया, और इस सभा के लोगों को बताया कि आगे हम लोगों को कैसे काम करना है। लेकिन सभा उत्तेजित हुई, मतलब इस सभा में खास तौर से यही बात करी गई थी कि हमें प्रिंस ऑफ वेल्स की सभा में कहीं पर भी किसी को शामिल नहीं होना है। तो उसके खिलाफ तमाम तरीके की चीजें होनी शुरू हुई। ब्रिटिशर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा उन्होंने अपने ईगो पर ले लिया, बट ऑब्वियस है उन्हें लेना ही था, वो ईगो की बात आ गई। तो कई जगहों पर हिंसात्मक घटनाएं घटनी शुरू हुई, सरकारी अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ गए, लोगों को मारा पीटा गया, 3 दिन तक हिंसात्मक वारदातें होती रहीं, और इसके प्रत्युत्तर में भारतीयों ने भी काफी जो है ब्रिटिशर्स का नुकसान भी पहुंचाया। तो इस चीजों को तुरंत रोकने के लिए गांधी जी ने अनशन करना शुरू किया। गांधी जी ने 3 दिन तक अनशन किया, और 3 दिन के अनशन के बाद जाकर के ये हत्या की वारदातें जो हैं वो रुकी। अब कांग्रेस, क्योंकि एक व्यापक कांग्रेस हो चुका था, अब कांग्रेस सिर्फ एक मंच नहीं था जहां वार्षिक अधिवेशन हो रहा है और वहां पर बैठे हुए कुछ बुर्जुआ वर्ग के जो लोग हैं वो एक डिसीजन लेकर के देश को नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। ऐसा कांग्रेस नहीं था। अब कांग्रेस अपर लेवल से लेकर के ग्राउंड लेवल तक हर जगह पर कांग्रेस ही कांग्रेस थे। कांग्रेस के न जाने कितने स्वयंसेवी कार्यकर्ता थे, और ये स्वयंसेवी कार्यकर्ता इस तरीके से हो चुके थे कि हर तरीके की चीज, समाज सेवा करनी हो समाज सेवा करवा लीजिए, कैंपेनिंग करनी हो कैंपेनिंग करवा लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम कराना शिक्षा के क्षेत्र में काम करा लीजिए। मतलब ये सारी चीजें जो सरकार करती थी वो सब ये स्वयंसेवी करना शुरू कर देते हैं। यहां तक कि ये सुरक्षा कर्मचारी के तौर पर भी आ गए, वेल ड्रेस्ड मैनर में। अब ब्रिटिशर्स को लगा कि यार इन्होंने तो अपनी सेना का भी गठन करना एक तरीके से शुरू कर दिया है। सरकार अब काफी गहरी चिंता में आ गई, और उधर कांग्रेस ने जो है प्रदेश कांग्रेसेस जितनी भी थी उन सबको आदेश जारी कर दिया कि अगर आप अपने अपने प्रदेश में इस चीज को लेकर के संतुष्ट हैं कि आपके प्रदेश में असहयोग आंदोलन चलाया जा सकता है, तुरंत शुरू कर दीजिए। तो पूरे देश में तेजी से असहयोग आंदोलन इस प्रदेश कांग्रेस की वजह से ही फैलना शुरू हो गया। जगह जगह सरकारी अवज्ञाएं की जानी शुरू कर दी गई। मिदनापुर, गुंटूर में चारला पिराला जगह पड़ती है, और गुंटूर में एक तालुका है जिसका नाम है पेडानंडी पाडू, वहां पर भी तमाम प्रकार के असहयोग जो है वो करने के लिए लोग तैयार हो गए। ये तो आंदोलन के प्रत्यक्ष रिजल्ट्स थे। अप्रत्यक्ष रिजल्ट भी हमको कुछ देखने को मिले, आंदोलन के कुछ अप्रत्यक्ष प्रभाव भी देखने को मिले। जैसे अवध में देखिए, अवध में असहयोग आंदोलन एक अलग आंदोलन है, अवध में किसान आंदोलन भी चलता था। तो अवध में किसान आंदोलन किसान सभा के माध्यम से चलता था। किसानों की हक की लड़ाई के लिए तब 1919 से ही लगातार जो है जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो गांव-गांव भ्रमण किया करते थे। पर क्योंकि पूरे देश में असहयोग आंदोलन चल रहा था, किसानों के हक की बात जवाहरलाल नेहरू कर रहे हैं, तो किसानों के मन में भी असहयोग आंदोलन का प्रभाव है कि अगर हमें सही तरीके से लगान पद्धति से नहीं गुजारा जाता, हमारे ऊपर अत्याचार कम नहीं किए जाते, तो हम टैक्स नहीं देंगे। तो एक स्थिति ऐसी आई, आप इसको इमेजिन करिए, एक स्थिति ऐसी आई कि असहयोग आंदोलन, उसका अवध किसान सभा से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अवध किसान आंदोलन के सुर वैसे ही हैं जैसे असहयोग आंदोलन के हैं। तो कभी कभी जब ये एक सम्मेलन करते थे तो पता ही नहीं चलता था कि अवध किसान आंदोलन की सभा है या असहयोग आंदोलन की सभा है। यानी उसमें ये नीति एकदम घर कर गई थी। तो किसानों ने भी अपना सुर जो है, अब देखिए इसमें किसान भी शामिल हो गए। मालाबार के किसानों ने इसमें जो है जो वहाँ के खेतीहर मजदूर और किसान हुआ करते थे, उनके ऊपर बड़ा ब्रिटिशर्स ने अत्याचार किया था। उन्होंने एक सुर में अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई। हालांकि अंग्रेजों ने वहाँ पे सांप्रदायिक रूप देने में सफलता हासिल कर ली। असम में जो चाय के बागान हैं, मालिक जो हैं, वो चाय के बागान मालिकों में जो वहाँ पर काम करने वाले जो मजदूर हैं, उनको उचित मजदूरी नहीं देते थे, उनसे बेगारी कराया करते थे। उन्होंने बेगारी करने से मना कर दिया, वो हड़ताल पे चले गए। बंगाल में रेलवे कर्मचारी जो हुआ करते थे वो हड़ताल में चले गए।
काश्तकारों की बंगाल में हड़ताल हो गई अपने ही जमींदारों के खिलाफ। काश्तकार मतलब जो भूमि पर, जमींदारों की भूमि पर जो खेती करने वाले किसान, उनको काश्तकार कहा जा रहा है। तो काश्तकार हड़ताल पे चले गए, वहां पर लॉस हुआ। आंध्र प्रदेश में वन कानून अंग्रेजों ने लागू कर दिया था। वहां की जनजातियां जो हैं अपने ही वन प्रदेश में वंचित हो रही थी, तो वहां पर वन कानून तोड़ने की बात कही गई। तोड़ दो वन कानून, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अवज्ञा की बात शुरू हो चुकी है ना। गुरुद्वारे में अगर आप देखेंगे भ्रष्ट महंतों का कब्जा हो चुका था, तो गुरुद्वारे में भी जो है इन भ्रष्ट महंतों के खिलाफ लगातार जो है प्रोटेस्ट होने शुरू हुए। तो कौन सा ऐसा एंगल है जो अब अछूता रह जा रहा है? मतलब अब स्वतः ही अवज्ञा आंदोलन, स्वतः ही जो है असहयोग आंदोलन अपने आप ही बह रहा है। जैसे हम कहते हैं ना कि बारिश का जब पानी आता है और सड़क पे कहीं पे भर जाता है, तो उसके निकलने की कहीं जगह नहीं मिलती, तो कभी कभी हम क्या करते हैं, वो जो सड़क होती है उसमें कोई टेम्परेरी कोई नाली बना देते हैं कुछ, तो वो नाली क्या करती है, एक दिशा दे देती है। तो दिशा देने में शुरुआत में तो हमें पानी को धक्का लगाना पड़ता है कि इस नाली से निकल जाए, ये पानी निकल जाए, वो पानी निकल जाए। तो शुरुआत में तो धक्का लगाया गया, बाद में स्वतः ही पानी अपना मार्ग बना लेता है, फिर हर जगह का पानी उस जगह से निकलने लगता है। तो ये कुछ उस तरीके की चीज थी कि सभी जगह पर यह आंदोलन ड्रेन हो रहा था ऑटोमेटिक, और सरकार के पास अब इस चीज को बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं बची थी। सरकार के पास अब केवल इसको खत्म करने का एक ही मार्ग उचित दिखाई दे रहा था, और वो ये था कि अब इनका दमन करना आवश्यक हो चुका है। दमन करने के प्रारंभिक चरण में इन्होंने फिर से हिंदू मुस्लिम भेदभाव डालने का प्रयास किया। इसीलिए जब मोहम्मद अली जो है इस तरीके के भाषण देते हैं, तो भाषण देने के तुरंत बाद जो गवर्नर है, माफ कीजिएगा, वायसराय जो है, वायसराय गांधी जी से मुलाकात करता है। वायसराय से मुलाकात होती है, ब्रिटिश महकमों से मुलाकात होती है, और गांधी जी को कहा जाता है कि आप इनका सहयोग ना करें, या आप इन्हें कहें कि इस तरीके से सरकार विरोधी बातें ना करें। अब इसके पीछे ब्रिटिशर्स की चाल ये थी कि अगर गांधी ऐसा जाके कह देंगे, अगर गांधी ऐसा जाकर के कह देंगे कि मोहम्मद जो कह रहे हैं वो ठीक नहीं कह रहे हैं, इस तरीके से नहीं करना है हमको, सेना, क्योंकि सेना शामिल नहीं थी असहयोग आंदोलन में, कि इस सेना में भी असहयोग की बात हम लोग करेंगे, तो गांधी जी उस बात से इनकार कर देते हैं कि मैं तो नहीं कहूंगा, वो तो सही कह रहे हैं। लेकिन अगर गांधी जी कह देते तो उसके बाद अंग्रेजों का अगला चरण यही होता कि गांधी जी के खिलाफ जो खिलाफत आंदोलन है उसमें सहयोग ब्रिटिशर्स कर देते तुरंत, और यह साबित कर देते कि गांधी जो है वो कहने के लिए ही मुस्लिम जो असहयोग जो आपका खिलाफत आंदोलन है उसके लिए कहने भर के लिए साथ है। तो इस तरीके से वो एक तरीके से फूट डालना चाहते थे, पर वो फूट डालने में सक्सेसफुल नहीं हो पाए, और परिणामतः दमन को तेज करना पड़ा। कांग्रेस की जो स्वयंसेवी संगठन है उनको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, और तमाम प्रकार के लीडर्स को गिरफ्तार किया जाना शुरू कर दिया गया। तो गिरफ्तारी में सबसे पहले जिसे गिरफ्तार किया गया वो सीआर दास थे। सीआर दास के बाद उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया, और उसके बाद तो तकरीबन 30,000 लोग गिरफ्तार हुए, 30,000 से भी ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए। तकरीबन देश के सभी बड़े नेता गिरफ्तार हो गए। ये एक और बात है कि इसमें गांधी जी अभी गिरफ्तार नहीं हुए थे। तो क्या इन गिरफ्तारियों से आंदोलन रुक गया? क्या इन गिरफ्तारियों से आंदोलन रुक गया? नहीं, लोगों ने जेल भरना स्वीकार किया, लोग जेल गए, और जेल के अंदर से प्रोटेस्ट चलते रहे। परंतु क्या आप ये विश्वास और ये चीज महसूस कर पा रहे हैं कि जिस समय यह आंदोलन चल रहा है, अगर आप वहां पर मौजूद हैं और आपको गिरफ्तार कर लिया, अगर आपने आंदोलन के लिए इतना कुछ किया है और अंततः सरकार ने आप जैसे बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार करके जेल में ठूस दिया है, तो क्या आप ये महसूस कर सकते हैं कि आपके अंदर आक्रोश की स्थिति क्या होगी? और ऐसे में गांधी जी के अहिंसा के चलने वाले मार्ग को कितना आप संभाल के रख पाएंगे, और इसके क्या होंगे परिणाम? क्या सहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा विड्रॉ कर लिया जाएगा, या फिर कोई नई दिशा के साथ इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा? इसको जानेंगे हम अगले एपिसोड में, क्योंकि बहुत सारे लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, तो अब सोचना पड़ेगा उन्हें कैसे बाहर निकाला जाए। मुलाकात करेंगे कल इसी के आगे अगले एपिसोड में, जिसमें हम अन्य घटनाओं के ऊपर चर्चा करेंगे। असहयोग आंदोलन के आगे की दिशा क्या हुई, उस आंदोलन के आगे की दिशा के ऊपर हमारी डिस्कशन जारी रहेगा। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि मौका हाथ से आपके धीरे धीरे करके निकल रहा है। इस मौके को जाने मत दीजिए, क्योंकि अगर ये अभी नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं होगा। क्या कि लक्ष्य 2025 का अगर आपका है तो समय बीतता जा रहा है।
इस समय को पाने के लिए 10 अगस्त से शुरू होने वाले इस बैच में, अर्जुन बैच में एडमिशन लीजिए, जिसमें जीएस का फाउंडेशन बैच और जीएस के एडवांस बैच को हम लोग शामिल कर रहे हैं। ठीक है, पॉलिटी विषय के साथ में हिंदी में अगर देखा जाए तो ये बैच शुरू हो रहा है। आप इसमें एडमिशन लेने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, उस पर क्लिक करें, विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करें और मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ इस बैच से जुड़ जाएं। अलग से किताब खरीदना चाहते हैं तो सेट ऑफ 18 बुक्स के लिए आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, या फिर वेबसाइट पर जाकर, एप्लीकेशन पर जाकर बुक सेक्शन में जाएं, हिंदी और इंग्लिश किसी में भी, जिसमें भी आपको ये बुक्स चाहिए, वो 18 किताबों के सेट को सेलेक्ट करें और मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ में आप इस बैच को अवेल करें। इसके अलावा 2-3 नए प्रोग्राम्स शुरू किए गए हैं, जिसमें से एक तो ये विपिन चंद्रा का भारत का स्वतंत्रता संघर्ष रीस्टार्ट किया है मैंने। मंडे टू फ्राइडे 2 प्रोग्राम्स अल्टरनेटिवली आपको मिल रहे हैं, जिसमें एक अतुल सर के द्वारा एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स सीरीज है जो शाम को 5 बजे मिलती है, और बाकी के अल्टरनेट डेज में शाम को 5 बजे ही क्षेत्रीय भूगोल संपूर्ण भारत का राज्यवार विवरण, ये अभिषेक बोहरे सर के द्वारा शुरू किया गया है, ये प्रोग्राम आपको मिलता है। तो इस तरीके के प्रोग्राम से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप 2-3 साल बाद आईएएस का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वी हैव एन ऑप्शन कि आप जो है 36 माह की वैलिडिटी वाला ये कोर्स अवेल करें। अगर आप ग्रेजुएशन के प्रथम या द्वितीय वर्ष में हैं तो आपके लिए सबसे बेहतर जो बैच होगा वो ये होगा, बार बार बैच आपको खरीदना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो 36 माह की वैलिडिटी के साथ आप इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। विरद लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए, 32,999 में आपको ये बैच मिल जाएगा। बैच 5 अगस्त से शुरू हो चुका है, जल्द ही इस बैच में एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। इससे पहले कि क्लोज हो आप इसमें एनरोल कर लीजिए। बाकी रही बात इस लेक्चर के पीडीएफ की, तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहां सर्च ऑप्शन में पीडीएफ लिखिए, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम से भी प्राप्त हो सकेगा। हमारे सोशल मीडिया से जोड़ने के लिए प्रेजेंट टाइम में मैं इंस्टाग्राम पे थोड़ा ज़्यादा एक्टिव रहता हूं, तो आप इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं हमसे, या फिर कोर्स खरीदने से संबंधित कोई भी समस्या आ रही है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। virat.dubey@studiiq.com ये हमारा ईमेल आईडी है, आप इस पे भी मेल कर सकते हैं। आपको ये लेक्चर कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। क्या चीजें आपने सीखी, गांधी जी से क्या समझने को मिला, जरूर इसके बारे में आप बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। कल फिर मुलाकात करेंगे इस आंदोलन के अगले चरण को लेकर के। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।